नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में सारी बातें साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस के हेड सरसंघचालक ये कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं आई, 15 अगस्त 1947 में नहीं आई, तो ये देश की आज़ादी का अपमान है और जो व्यक्ति ऐसी बात कहता है वह गद्दार है। और अगर ये किसी और देश में ऐसा कोई बयान देता अपने देश की आज़ादी के खिलाफ तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. असल में राहुल जी जो बात आरएसएस के बारे में आज 2-4 शब्दों में या 2-4 वाक्यों में कह रहे हैं, उसकी पूरी तहकीकात करने की जरूरत है। जिस संगठन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या के बाद दंगा, आतंक और अराजकता फैलाने के लिए बैन किया था, अगर उसी संघ का प्रमुख हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी आजादी की जंग को, हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान को ही नकारे, तो क्या आपको जरा सा भी आश्चर्य होता है? मुझे तो नहीं होता। मुझे दुख जरूर होता है और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं हुए थे। अच्छा, अगर आजादी नहीं मिली तो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी गई, क्यों लड़ी गई? रानी झांसी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति किसकी आजादी के लिए दी? लाला लाजपत राय ने कहां की आजादी के लिए लाठियां खाई? पंडित नेहरू ने अपनी जवानी के 10 साल जेलों में कहां की आजादी के लिए बिता दिए? किस आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने? सरदार पटेल देश में आए वापस वकालत छोड़कर किसके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने, और किस आजाद देश में तमाम रियासतों और रजवाड़ों को उन्होंने जोड़ डाला था? बाबा साहब ने किस आजाद देश के लिए संविधान बनाकर सबको बराबरी का दर्जा दिया, और तो और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर किसको उखाड़ फेंका था, किसको आजादी दिलाई थी? लाखों करोड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत को किस देश से खदेड़ दिया था? हमारी आजादी, आजादी का आंदोलन, संविधान के ऊपर जो सवाल उठाए हैं मोहन भागवत ने, वो वस्तुतः देशद्रोह है। इनकी दिक्कत यह है कि आजादी में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का नाखून तो कटाया नहीं, पूरे आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो मखबूरी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, इसलिए ये उस इतिहास को ही नकार देना चाहते हैं। असल में तो इन लोगों को इस देश की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम से, संविधान से नफरत है। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हो, जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके हों, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया, वो ना आजादी को समझ सकते हैं, ना देश के संविधान को समझ सकते हैं। असल में इनके अंदर एक कुंठा है, और कुंठा यह है कि इनके पास एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसका इस पूरे देश में सम्मान हो। इनके आदर्श तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, बताते थे कि कैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका कैसे दमन किया जाए। इनको आजादी से इसलिए भी दिक्कत है कि आजादी के बाद देश में संविधान बना, और संविधान ने उन सब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जिनका ये सदियों से शोषण करते आए थे। इनको अपच है कि कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग इनके बगल में बराबरी से बैठने लगे, और अब वो इनका दमन सहने को तैयार नहीं है। वो तो संविधान में दिए हक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये आरएसएस वाले आजादी, आजादी के महानायकों, कांग्रेस के योद्धाओं और आजादी से उपजे संविधान का विरोध करते हैं। और जब ये फंसे तो ये स्टेट शब्द के पीछे छिपने लगे। क्या गलत कहा है राहुल गांधी ने? बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। हमारी लड़ाई पूरे तंत्र से है, उस स्टेट से है जिस पर पूरा का पूरा संघ काबिज है। एक निरंकुश सरकार से है। मूर्ख भाजपाइयों को राष्ट्र और स्टेट में अंतर नहीं पता है। स्टेट निकम्मी सरकार, भ्रष्ट नौकरशाह, संघियों से बड़ी एजेंसी, और 100% हमारी लड़ाई उनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो संविधान का आर्टिकल 12 ही पढ़ लिया होता, उसमें आपको पता चल जाता कि स्टेट का मतलब कुछ और है, राष्ट्र का मतलब कुछ और है। इस देश की आजादी पर सवाल उठाना
देशद्रोह है, उससे इतर और कुछ नहीं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज हम 2025 में बैठे हैं। इन 100 साल में आरएसएस ने क्या देश के लिए कुछ किया? क्या देश की आजादी के लिए कुछ किया? क्या स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ किया? स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया या उनका विरोध किया? इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे डॉक्टर हेडगेवार से। हेडगेवार जी ने ही 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, लेकिन उसके पहले 1920-21 में जब महात्मा गांधी देश में आए और उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया, पूरे देश की जनता उमड़ पड़ी, करोड़ों लोग जेल में गए। उस समय हेडगेवार भी एक कांग्रेसी की हैसियत से जेल गए। आपको लगेगा बड़ा अच्छा काम हेडगेवार जी ने किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरा काम शुरू किया। जहां नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत से नेता जेल में जाकर यातनाएं झेल रहे थे, परेशानियां भुगत रहे थे, और उनका इरादा इस बात का मजबूत होता जा रहा था कि वो आजादी की लड़ाई में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं हेडगेवार जी ने इसका ठीक उल्टा किया। हेडगेवार जी ने काम यह किया कि जेल का जो जेलर था उससे दोस्ती बना ली और वहां बड़े मजे से रहे। और जो एक किताब है, बड़ी मशहूर सी किताब है, मैं उसका जिक्र कर दूं, स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, शमसुल इस्लाम साहब ने यह किताब लिखी है। उसमें इस प्रसंग का वर्णन है कि हेडगेवार वहां रहकर, जब रहे जेल में, तो वहां खा पीकर मोटे हो गए, और इस मोटे होने की पड़ताल ऐसे पता चली कि जब वो जेल से रिहा होने लगे कुछ महीने बाद, तो जो कपड़े पहन के वो जेल में आए थे वो उन्हें टाइट होने लगे थे। तो कपड़ों के टाइट होने से ये पता चलता है कि वहां हेडगेवार आराम से रहे, उनने जेलर से दोस्ती की और उसके बाद मोटे होकर बाहर निकले। सिर्फ वो मोटे तगड़े होकर बाहर नहीं निकले, उनने दूसरा काम यह भी किया कि गांधी के रास्ते पर और कांग्रेस के रास्ते पर तो लाठियां खानी पड़ेंगी, खून बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर बर्बाद करना पड़ेगा, तब आजादी मिलेगी, तो मैं कांग्रेस को ही छोड़ देता हूं। इसलिए उस जेल से निकलने के बाद हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना के बाद आइए तो 1930-31 में महात्मा गांधी ने आजादी का दूसरा सबसे बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जेल गए। पूरा देश उमड़ रहा था आजादी की लड़ाई के लिए। उस समय तक आरएसएस की स्थापना के 6 साल हो चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अपनी स्थापना के बाद जो पहला बड़ा आंदोलन देश में आजादी के लिए हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आरएसएस उससे बाहर हो गया। 1931 का एक दूसरा वाकया भी आप याद कर लीजिए। यही वह समय था जब सरदार भगत सिंह जेल में बंद थे और उनका उपवास चल रहा था। तो उनसे मिलने जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं की, लेकिन आरएसएस ने सरदार भगत सिंह के समर्थन में एक भी शब्द बोला हो तो इसका प्रमाण आरएसएस के लोग देश के सामने सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ भी किया ही नहीं। अब आते हैं तीसरे आंदोलन पर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी की बुनियाद खड़ा करने वाला आंदोलन था। पूरा देश आंदोलित हो चुका था। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं सब आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेकिन 1942 में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। ये इनका इतिहास है। यहीं एक चीज और देख लीजिए कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, तब भाजपा के पितृपुरुष और आरएसएस के लाड़ले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की फजलुल हक सरकार में मंत्री थे। ये फजलुल हक वही सज्जन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो पाकिस्तान बनाने का औपचारिक प्रस्ताव था वो पेश किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ ये नहीं कि फजलुल हक की सरकार में मंत्री हों, वे उस समय के अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठियां लिख रहे थे कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना है और किस तरह से उसमें शामिल होने वाले लोगों को दंडित करना है। वे सुझाव बता रहे थे कि आप इन चीजों पर काम करें, मेरी राय माने तो यह आंदोलन पूरी तरह से कुचल जाएगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार थे। आप समझिए कि देश की आजादी के आंदोलन के बारे में ये आरएसएस की सोच है। अब आप और आगे चलिए। आरएसएस वालों के मुंह से आप कभी कभी ये किस्सा सुनेंगे कि महात्मा गांधी हमारे यहां आए थे और उन्होंने हमारी बड़ी तारीफ की थी।
सच्चाई यह है कि सितंबर 1947 में इन आरएसएस के बुलावे पर महात्मा गांधी आरएसएस के कार्यक्रम में गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने ये कहा कि आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है। जैसे हिटलर के लोग जर्मनी में फांसीवाद जैसे काम करते हैं, वैसे ही यह संगठन भी फांसीवादी संगठन है। यह महात्मा गांधी ने आरएसएस के बारे में कहा था। और अगर आप उस समय की जो महत्वपूर्ण किताबें पढ़ें, उनमें पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे प्यारे लाल जी, उन्होंने पूर्ण आहुति किताब लिखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि 1947 में और के अंत में जब सितंबर के बाद दिल्ली आ गए महात्मा गांधी, और बिरला भवन में उनकी जो प्रार्थना सभाएं हुआ करती थीं, उन प्रार्थना सभाओं में आरएसएस के लोग व्यवधान उत्पन्न किया करते थे। ये प्यारे लाल जी ने पूर्ण आहुति में लिखा है। बात यहीं तक नहीं है। 30 जनवरी 1948 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो उसका सबसे बड़ा आरोप आरएसएस के ऊपर लगा, और इसीलिए तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और बड़े पैमाने पर आरएसएस के लोगों की गिरफ्तारियां की गई। बात इतनी ही नहीं है, और आगे चलिए। जब ये गिरफ्तारियां हो गई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वयं उस समय तक सरकार में मंत्री बन चुके थे, उन्होंने बार बार सरदार पटेल से यह आग्रह किया कि आप आरएसएस के लोगों को छोड़ दो, हिंदी महासभा के लोगों को छोड़ दो। तब मैं डेट और तारीख के साथ आपको बताता हूं कि जब ये फरियाद लगातार कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा और यह कहा कि अभी महात्मा गांधी हत्याकांड की जांच चल रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो रिपोर्टें मुझे प्राप्त हुई हैं उससे मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि इन दोनों संगठनों अर्थात आरएसएस और हिंदू महासभा, और विशेषकर आरएसएस ने देश में ऐसा माहौल उत्पन्न किया जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई है। तो यह बात स्वयं सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कही है। और मैं जहां तक आपसे कहूं तो पंडित नेहरू का बहुत साफ साफ कहना था कि आरएसएस एक षड्यंत्रकारी संगठन है। ये जो कहता है वो करता नहीं है। और अगर उन्हीं के मुहावरे में कहें तो अगर आरएसएस का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, तो उससे आप अधिकतम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसे पूरब दिशा के अलावा बाकी 3 दिशाओं में खोजना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा आरएसएस के बारे में, पटेल की क्या भावना थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरह 1942 के आंदोलन के आंदोलनकारियों को दबाने कुचलने की बातें कही, कैसे वो एक ऐसे व्यक्ति की सरकार में मंत्री रहे बंगाल में जिसने खुद पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। और आप देखिए कि किस तरह से आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का स्वयं भी विरोध किया था। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा, देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी, मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हमने। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा, और उसको दर्द इसी बात का था, ये एक ऐसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान? उसको दर्द इस बात का था ये तिरंगा कैसे आ गया, और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है
इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे स्टेट पे इन्होंने कब्जा किया है, तो क्या गलत कह रहे हैं? अभी आपने बघेल साहब से बोला कि एफआईआर क्यों नहीं कराते। बघेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया, और एक उदाहरण बघेल साहब ने दिया कि अगर आप एफआईआर तक नहीं करा सकते उस व्यक्ति के, मोहन भागवत के खिलाफ, तो बताइए स्टेट पे इनका कब्जा है या नहीं है? ईडी स्टेट का एक अंग है, और उस अंग पर ना केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर्स कैसे बनेंगे, आपने ड्राफ्ट रूल्स देखे होंगे। उन सब पर, तमाम संस्थाओं पर ऐसा कब्जा है कि भूपेश बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि मैं भी एफआईआर नहीं करा सकता मोहन भागवत के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर दिया, और इसी से हमारी लड़ाई है। क्या गलत है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी के लिए कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ये भुक्तभोगी हैं, इनके कई सहयोगी भुक्तभोगी हैं। कैसे ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एड्रेस जानती है, वो प्रफुल्ल पटेल का एड्रेस भूल जाती है, वो तमाम हेमंता बिस्वा शर्मा का एड्रेस भूल जाती है, अजीत पवार का एड्रेस भूल जाती है। हम एड्रेस भेजने को तैयार हैं इन सबका। क्या ईडी जाएगी?